गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कैंपस। आज हम पढ़ेंगे संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस संप्रेषण का मतलब होता क्या है। हम आपस में जो बात, सामान्य अर्थ में देखा जाए, हम आपस में जो बातचीत करते हैं वही संप्रेषण होती है, यानी अपने विचार को, अपने मन की बात को दूसरे तक पहुँचाना। और कैसे पहुँचाना? जिस भाव में हम पहुँचाना चाहते हैं, जिस तरीके से हम कहते हैं, जिस बात को हम पहुँचाना चाहते हैं वो उसी रूप में पहुँचे, अर्थ का अनर्थ करके नहीं। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं संप्रेषण शब्द के बारे में। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द कम्युनिकेशन का पर्यायवाची है। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बार बार पूछे जाते हैं कि संप्रेषण जो शब्द है, सामान्य अर्थों में उसका अर्थ होता है बातचीत, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में संप्रेषण बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अगर संप्रेषण प्रभावी होगा तो हमारी शिक्षण प्रक्रिया अपने आप ही प्रभावी होगी, अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगी। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द कम्युनिकेशन का पर्यायवाची है। पूछा जाए कम्युनिकेशन की शब्द का पर्यायवाची क्या है? संप्रेषण, और संप्रेषण कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति का मतलब जन्म, कि जो कम्युनिकेशन शब्द है ये कौन सी भाषा का है? तो लैटिन भाषा का है। ठीक है, और लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से बना है। संप्रेषण शब्द है पर्यायवाची कम्युनिकेशन का, और कम्युनिकेशन शब्द बना है कम्युनिस्ट से। और ये कम्युनिस्ट शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। ये अंग्रेजी भाषा की एक उपभाषा है, लैटिन भाषा। ठीक है, अब इस कम्युनिस्ट का अर्थ क्या है? बहुत सीधा सा अर्थ है, कॉमन या सामान्य। तो ये आपको ये जो बातें हैं आपको फिंगर टिप्स पे याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं संप्रेषण का वास्तविक अर्थ होता क्या है। नॉर्मल शब्दों में, सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि बातचीत करना, अपने मन के विचार को दूसरों तक पहुंचाना। लेकिन अगर हम पूरे अच्छे से देखें तो वास्तविक रूप में सूचना या संदेश, क्योंकि अगर हम बातचीत करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ जानकारी या सूचना या संदेश होता है सामने वाले को देने के लिए। तो क्या होता है? वास्तविक रूप में सूचना या संदेश के साथ उससे जुड़े तथ्य, किसके साथ? संदेश के साथ, जानकारी के साथ, बात के साथ, संवेग, इमोशंस, कि हम जिस इमोशंस को कहना चाह रहे हैं, प्रकट करना चाह रहे हैं, अर्थ, उस संदेश का अर्थ क्या है। ये जो सूचना और संदेश है ना, ये सब उसी से जुड़ी हुई बातें हैं कि सूचना या संदेश से जुड़े हुए तथ्य यानी उसकी सच्चाई, संवेग, उसके साथ जुड़े हुए हाव भाव, अर्थ, भावनाएं, समझ, इच्छाएं, एक्सप्रेशन, हाव भाव तथा उद्देश्य। सबसे बड़ा भी यही होता है कि जो उद्देश्य हम पूरा करना चाहते हैं हमारे सूचनाओं के आदान प्रदान का, यदि दूसरी ओर पहुंचते हैं तो संप्रेषण, तो उसे संप्रेषण कहते हैं। कि यदि हम जिस बात को, जिस सूचना या संदेश को जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और दूसरी ओर पहुंचाते हैं उसे हम संप्रेषण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम कहना चाहते हैं सामने वाला भी उस बात को उसी अर्थ में समझे, तो उसी को हम संप्रेषण कहते हैं। अब हम देखते हैं संप्रेषण का उद्देश्य, अपने विचारों, सूचना, संदेश को प्रभावी रूप से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना। पूरी शिक्षण प्रक्रिया क्योंकि संप्रेषण पर टिकी हुई है, तो संप्रेषण का उद्देश्य ये होता है कि अपने विचारों को प्राप्तकर्ता यानी शिक्षार्थी या फिर जो भी कोई है तक प्रभावी रूप से पहुंचाना, कि किस रूप में पहुंचाना चाहते हैं, किस रूप से अपने संदेश को वहां तक भेजना चाहते हैं, उसी रूप में पहुंचना। अब यहाँ देखिए हम संप्रेषण के तत्व, कि इस संप्रेषण की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल है। देखा जाए तो हमने जब पढ़ा था कि शिक्षण प्रक्रिया में कौन कौन से दो तत्व थे, चर पढ़े थे हमने। ठीक है, शिक्षण जिसमें शिक्षक स्वतंत्र चर था और शिक्षार्थी आश्रित चर था, है ना। जॉन एडम्स ने भी इसे क्या कहा था? द्विमुखी प्रक्रिया कहा था। कि शिक्षण प्रक्रिया क्या है? द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षार्थी, शिक्षक से शिक्षार्थी की ओर, शिक्षार्थी से शिक्षक की ओर। लेकिन यहाँ हम देखें तो संप्रेषण में भी मुख्य रूप से शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच ही होता है। ठीक है, संप्रेषण यही तो होते हैं, दो ही तो चीजें होती हैं, एक बात को कहने वाला और एक बात को सुनने वाला। ठीक है, लेकिन जैसे शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में पाठ्यक्रम आ जाता है, ठीक है, यानी उनका सिलेबस आ जाता है, जिस टॉपिक पर वो बात करते हैं, तो ऐसे ही संप्रेषण के अंदर बात को कहने वाला और बात को सुनने वाले के बीच में भी क्या आ जाता है? संदेश आ जाता है, सूचना आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो संदेश संप्रेषण है उसके तत्व निर्धारित किए गए हैं।
प्रेषक होता है यहाँ पर भेजने वाला, ठीक है, जो संदेश को भेजता है, ठीक है। अब प्रेषक जो होता है उसके मन में कोई विचार आता है और उस विचार को वो क्या करता है, संदेश का नाम देता है, उस विचार को क्या करता है, संदेश का नाम देता है, ठीक है। और उस विचार को सामने वाले तक भेजने के लिए वो किसी ना किसी माध्यम का यूज करता है। अब माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये व्हाइट बोर्ड का यूज किया है, तो ये भी क्या है, एक माध्यम है, मैं अपनी बात को अपने आप तक पहुंचा रही हूँ। तो माध्यम क्या होता है, वो किस लिखित या मौखिक कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। और फिर उस संदेश को वो प्रतीकों के बाद में के माध्यम से वो प्रकट करता है। फिर अपने उस संदेश को वो भाषा प्रदान करता है, कि क्या करता है, उसकी संदेश को वो मौखिक रूप से या लिखित रूप से सामने वाले तक पहुंचाता है, उसके सामने उसकी व्याख्या करता है, ठीक है। अब उसके बाद किसका नंबर आता है, संदेश को पढ़ना व अर्थ निकालना। यहाँ पर संदेश को पढ़ने वाले का अर्थ नंबर आता है कि वो संदेश को पढ़ता है और उसका अर्थ निकालता है। पृष्ठपोषण, पृष्ठपोषण होता है फीडबैक, यानी अगर यदि मैंने कोई बात कही है तो आप उस बात को पहले सुनेंगे, समझेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे, फिर आपको बात समझ में आई है या नहीं आई है, इसे कहते हैं पृष्ठपोषण यानी फीडबैक, ठीक है। ग्राही यानी संदेश को ग्रहण करने वाला। फिर होता है संप्रेषण संदर्भ, यानी जो हमारा संप्रेषण था, जिस संदर्भ में हमने संप्रेषण किया था, वो उसकी सफलता और असफलता इस पर ये तब आती है कि उसकी हमारा संप्रेषण कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, वो यहाँ तय होता है। तो देखा जाए तो संप्रेषक और ग्राही ये दो ही चीजें होती हैं, है ना, संप्रेषण में, कि ये अपने विचार को प्रकट करता है और इसलिए उस विचार को ग्रहण करता है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो संप्रेषण की प्रक्रिया को सफल बनाती हैं। अब हम देखते हैं संप्रेषण की प्रकृति। एक बार ये भी पूछी जाती है कि संप्रेषण की प्रकृति कैसी होती है, कि ये विज्ञान व कला दोनों है, ठीक है। जन्मजात स्वाभाविक प्राकृतिक गुण है, सब बातचीत करना हम किसी को सिखाना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही स्वाभाविक है ना, इसलिए इसे जन्मजात गुण कहा गया है। उस गुण को में निखार लाया जा सकता है, लेकिन सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बच्चा जब अपने बोलने वाली अवस्था में आता है तो वो अपने आप ही बोलता है, वो भी संप्रेषण ही है कि वो अपने मन की बात को, अपने मन के हाव को अपनी माँ तक पहुँचा देता है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है कि पूरा जो समाज है संप्रेषण के द्वारा ही आपस में जुड़ा हुआ है। यह एक मानवीय प्रक्रिया है। मानवीय क्रिया का मतलब संप्रेषण की जो कौशल है, संप्रेषण का जो गुण है, केवल मानव में ही है। मनुष्य ही संप्रेषण कर सकता है, इसके अलावा पशु संप्रेषण नहीं कर सकता, इसलिए से मानवीय क्रिया का है। यह एक सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक क्रिया का मतलब ये पूरे समाज में प्रत्येक व्यक्ति संप्रेषण के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत क्रिया नहीं है कि कुछ ही व्यक्ति बोलना जानते हैं या संप्रेषण करना जानते हैं, बाकी के नहीं, इसलिए इसे सार्वभौमिक क्रिया कहा गया है, ठीक है। अब देखिए संप्रेषण के सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब कि संप्रेषण कैसा हो, किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सूचना या संदेश यथार्थ व स्पष्ट हो, जो बात कही जा रही है वो एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो। संप्रेषण का माध्यम विवेक सम्मत या उपयुक्त हो। माध्यम के बारे में अभी हम बात करेंगे। माध्यम कई प्रकार के होते हैं, मौखिक और लिखित, लेकिन जिस प्रकार से वो संप्रेषण किया जा रहा है, जिस प्रकार से अपने विचारों को आगे भेजा जा रहा है, उसका जो माध्यम आपने यूज किया है, माध्यम जो आपने उपयोग में लिया है, वो विवेक सम्मत हो, उपयुक्त हो, यानी अपने जिसके द्वारा वो संप्रेषण कर रहा है उसके अनुसार ही हो। सबसे बड़ी बात, संप्रेषण की भाषा सरल व स्पष्ट हो, घुमावदार भाषा न हो, सीधे सादे शब्दों में सीधे अपनी बात कह दी जाए। सूचना पूर्ण, पर्याप्त व क्रमबद्ध हो। अधूरा संप्रेषण नहीं होना चाहिए, यानी अपनी जो सूचना है, जो संदेश है, जो बात है, वो पूरी होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, तभी उसका अर्थ निकाला जा सकता है, उसकी व्याख्या की जा सकती है और उसका सही फीडबैक, सही पृष्ठपोषण आ सकता है। और क्रमबद्ध हो, क्रमबद्ध का मतलब एक के बाद क्रम के अनुसार हो, ठीक है। संप्रेषण प्रत्येक स्तर पर पूर्ण रूप से प्रभावी हो। यदि संप्रेषण ऊपर से लेकर अपने अधीनस्थों को, नीचे के अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को दिया जा रहा है, या शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को दिया जा रहा है, तो क्या करना है आपको कि वो इस प्रकार हो कि सभी स्तरों पर वो समान रूप से प्रभावी हो। क्या होना चाहिए, उसका प्रभाव कैसा होना चाहिए, समान रूप से सभी के साथ एक समान हो। अब देखते हैं संप्रेषण के प्रकार, यानी हम अपनी बात को कितने माध्यम से कह सकते हैं। संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। पहले हम शाब्दिक संप्रेषण के बारे में पढ़ेंगे।
कि नाम से ही पता लगता है जिस संप्रेषण को शब्दों के माध्यम से प्रकट किया जाता है उसे हम शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण देखो बहुत सारी चीजें केवल शब्दों से ही क्लियर हो जाती है। मौखिक यानी जो मुख से बोली जाती है, यानी हम जिस चीज को बोलकर प्रकट करते हैं वही मौखिक संप्रेषण कहलाते हैं। और संप्रेषण की ये प्रमुख विधि मानी गई है, ठीक है, क्योंकि हम अक्सर बहुत ज्यादातर जो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो सार्वभौमिक है। बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग मौखिक ही संप्रेषण करते हैं। तो इसके अंदर कहानी, वार्ता यानी बातचीत, परिचर्या यानी किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर आपस में चर्चा करना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा FM रेडियो वगैरह पे किसान परिचर्चा हम सुनते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, मौखिक संप्रेषण है। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम संप्रेषण करते हैं। इसके अलावा लाउड स्पीकर के द्वारा भी जो सूचना संप्रेषित की जाती है वो भी मौखिक संप्रेषण के अंदर ही आती है, ठीक है। इसमें यहाँ संप्रेषण कर दिया जाता है और सुनने वाला उसका अर्थ निकालकर उसका अर्थ समझ लेता है ना। लिखित संप्रेषण, ठीक है, इस प्रक्रिया में लिखित संप्रेषण क्या होता है, जो लिखकर संप्रेषित किया जाता है। अपनी बात को जब लिखकर सामने वाले को भेजा जाता है तो उसे हम लिखित संप्रेषण कहते हैं। लिख प्लस एक प्रत्यय हो गया, इसमें जो भी कुछ है। इस प्रक्रिया में देखें हम, इस प्रक्रिया में संदेश प्रेषक, प्रेषक का मतलब पहले मैंने बता दिया था आपको, प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला, भेजने वाला। एक और होता है इसमें प्रेषित, जिसे भेजा जा रहा है, ठीक है, यानी प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला, ठीक है। तो संदेश प्रेषक, उसे हम कूट लेखक भी कहते हैं। कूट लेखक यानी अपनी बात को कोड में लिखना, कूट लेखक भी कहते हैं, उसे इनकोडर भी कहते हैं। इस विधि को हम शामिल नहीं रहता, यानी संदेश लिखने वाला प्रेषक जो है वो शामिल नहीं रहता उसमें, लेकिन लिखित माध्यम से संदेश को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि संदेश ग्राहक मतलब संदेश को ग्रहण करने वाला, संदेश को पढ़ने वाला, उसे हम कूट अनुवादक भी कहते हैं। प्रेषक को हम कूट लेखक भी कहते हैं, ठीक है, और जो संदेश प्राप्त करता है उसे हम कूट अनुवादक भी कहते हैं। लेखक की भावना को समझ जाते हैं। अब इसके माध्यम कौन कौन से हैं? लिखित संप्रेषण है, उसे हम यानी पुस्तक भी क्या है, लिखित माध्यम का ही उदाहरण है। मैगजीन, समाचार पत्र, जितने भी होर्डिंग्स हम देखते हैं, होर्डिंग्स में मैसेज लिखा ही होता है, वहाँ हमें लिखने वाला नहीं दिखता है, केवल हमें क्या दिखता है, मैसेज दिखता है। और हम कौन है, कूट अनुवादक, हम उस मैसेज को पढ़ने वाले होते हैं और सामने लिखे हुए मैसेज को हम पढ़कर उसका अर्थ निकाल लेते हैं कि क्या मैसेज लिखा है। उनका जो उद्देश्य है संप्रेषण का वो क्लियर हो जाता है, बैनर आदि। तो लिखित जो संप्रेषण होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो कूट लेखक होता है, प्रेषक होता है, वो उसमें शामिल नहीं रहता है। लेकिन जो मौखिक संप्रेषण है उसमें वो जो कहने वाला होता है अपनी बातचीत को, वो उसमें शामिल होता है। पहला हमने पढ़ चुके थे शाब्दिक संप्रेषण, अब हम देखते हैं अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण होता है वाणी संकेत द्वारा। कई बार ऐसा होता है कि जब सामने वाला हमसे कोई बातचीत करता है, अपनी कोई सूचना देता है, तो हम क्या करते हैं, बोलते नहीं है, केवल वाणी के संकेत से द्वारा, चाहे तो उसको अपने स्वर के द्वारा, स्वर घोष के द्वारा केवल हूँ करना या हामी देना, उसके बाद को सहमति देना अपने स्वर संकेतों से, शब्दों से नहीं, केवल स्वर संकेतों से, ठीक है। दूसरा होता है चक्षु संपर्क में मुख मुद्राएं। चक्षु यानी होती है नेत्र, नयन, ठीक है, आंखों से संपर्क करके, आंखों से के इशारों से भी हम बहुत सारा संप्रेषण कर सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं। कई बार कक्षा में जो शिक्षक होता है, केवल आंखों के देखने के मात्र से ही सामने वाला विद्यार्थी समझ जाता है कि शिक्षक क्या चाहता है, ठीक है। जैसी उस वक्त सिचुएशन होती है, जैसी परिस्थिति होती है, वो संप्रेषण आंखों से ही उस वक्त हो जाता है। मुख मुद्राएं यानी चेहरे का जो हाव भाव होता है, हमारे फेस एक्सप्रेशन होते हैं। अधिकतर ये जो मुख मुद्राएं होती है, ये हमारे नृत्य वगैरह में, नृत्य भंगिमा जो होती है वहाँ काम आती हैं। जितने भी नृत्य होते हैं वहाँ पर हाँ ये मुख मुद्राएं काम आती हैं। और जैसे भरतनाट्यम है, मोहिनी अट्टम है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी संप्रेषण, जो भी कहना चाहते हैं, जो भी कथा होती है उसके नृत्य के पीछे, डांस के पीछे, तो उसे केवल अपने एक्सप्रेशन के द्वारा ही सामने वाले को समझाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, मुख मुद्रा, ठीक है। और तीसरा होता है स्पर्श संपर्क। स्पर्श के द्वारा भी
हम संप्रेषण कर सकते हैं, लेकिन ये संपर्क जो संप्रेषण है वो केवल जो दृष्टिहीन बालक होते हैं, दृष्टिहीन लोग होते हैं, उन्हीं के लिए, जिनके लिए हम ब्रेल लिपि के द्वारा उनसे संप्रेषण कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा एक बार देख लें। संप्रेषण दो तरह का होता है, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण भी दो प्रकार का होता है, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण में देखें हम कहानी या प्रश्नोत्तर द्वारा। ठीक है, जो भी कुछ है परिचर्चा, वो जैसे जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। लिखित संप्रेषण में अगर आप देखें तो पुस्तक, बुक, मैगजीन। ऐसे ही अशाब्दिक में वाणी संकेत में द्वारा किसी की बातों को केवल स्वर घोष के द्वारा, स्वर संकेत के द्वारा ही हामी भरना। ठीक है, चक्षु संपर्क केवल आंखों के इशारों से ही अपनी बातों को कहना, आंखों के इशारों से या चेहरे के हाव भाव। और स्पर्श संपर्क यहाँ हम शामिल करते हैं ब्रेल लिपि को। किसके लिए? जो दृष्टिहीन बालक जो होते हैं उनके लिए ये ब्रेल लिपि काम देती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा संप्रेषण के प्रकार। अब हम देखते हैं कक्ष में संप्रेषण मतलब जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम देखते हैं कि कक्षा में शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य प्रभावी संप्रेषण के ऊपर ही पारस्परिक यानी आपस में। ठीक है, देखो हम शिक्षण प्रक्रिया पढ़ रहे हैं ना, शिक्षण प्रक्रिया हमने शुरू में जो पढ़ी थी, शिक्षण प्रक्रिया भी वही है। ठीक है, उस शिक्षण प्रक्रिया को हमने संप्रेषण का नाम दिया है कि उसमें जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है अपनी बात को सामने वाले को कहने का, उसे हम संप्रेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस संप्रेषण में क्या होता है कि कक्षा में शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य प्रभावी संप्रेषण के ऊपर ही पारस्परिक यानी आपस में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में अंतः क्रिया, जो अंतः क्रिया होती है, आपसी बातचीत होती है या शिक्षण क्रिया होती है, की सफलता निर्भर करती है। यानी संप्रेषण अगर प्रभावी होगा, संप्रेषण अगर अच्छा होगा, तो जो शिक्षण का उद्देश्य है हमारा वो अधिक से अधिक सफल हो पाएगा। अब देखिए हम संप्रेषण में संप्रेषक यानी शिक्षक और संग्राहक यानी शिक्षार्थी के मध्य निम्नलिखित संबंध हो जाते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध तो होता ही है, संप्रेषक और संग्राहक का संबंध तो होता ही है, लेकिन अगर प्रभावी संप्रेषण है, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, तो इसके जो संबंध होते हैं उन्मुखीकरण का मतलब एक तरह से प्रेरित होना। जो भी बात शिक्षक कहना चाहता है या समझाना चाहता है, छात्र अधिक से अधिक उसकी ओर उन्मुख होता है, उसको समझना चाहता है, उसको ग्रहण करना चाहता है। तो उन्मुखीकरण यानी विषय के प्रति अधिक और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना। प्रतिपुष्टि होना यानी अच्छा फीडबैक देना। प्रतिपुष्टि हमने पहले भी पढ़ा था, फीडबैक यानी किसी बात को समझना और उसका आंसर देना, अपना रेस्पॉन्स देना। तो फीडबैक भी ज़्यादा से ज़्यादा सामने आता है। विश्वसनीयता, अगर संप्रेषण अच्छा है तो आपस में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो विश्वसनीयता है, जो रिलायबिलिटी है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तदानुभूति का विकास, तदानुभूति का मतलब होता है विषय से संबंधित अनुभूति यानी फीलिंग्स। उस समय जो भी संचार या जो भी संदेश या जो सूचना दी गई है उससे रिलेटेड अनुभूति फीलिंग्स का डेवलपमेंट होता है। उससे ज़्यादा हम उस सब्जेक्ट से हम ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, यानी वो हमें अच्छा लगने लगता है। कब? जब संप्रेषण सफल होता है। भौतिक निर्धारिता का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अब जो शिक्षार्थी होंगे वो शिक्षक को सुनना पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपस्थिति देना चाहेंगे। अंतः क्रिया, दोनों के बीच में जो अंतः क्रिया होगी यानी जो शिक्षण क्रिया होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा सफल होगी। और दोनों के संबंध कैसे बनेंगे? मजबूत बनेंगे। दोनों के बीच में यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में संबंध मजबूत बनेंगे। अब हम देखते हैं कि कक्षा में शिक्षक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जो फ्लेंडर नाम के विचारक हैं, उन्होंने अंतःक्रिया विश्लेषण प्रविधि का निर्माण किया है। अंतःक्रिया, जिस क्रिया के माध्यम से जो शिक्षण कराया जाता है या जो जिसके माध्यम से संप्रेषण किया जाता है, उस क्रिया का विश्लेषण करने के लिए एक विधि का नाम क्या है? अंतःक्रिया विश्लेषण। इस विधि में कक्षा में शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार का परीक्षण किया है। अशाब्दिक व्यवहार से या अशाब्दिक संप्रेषण से इस विधि का कोई लेना देना नहीं है, केवल शाब्दिक संप्रेषण के, और वो भी किसके? केवल शिक्षक के।
तो शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार का परीक्षण किस विधि के द्वारा किया गया है? फ्लेंडर ने अंतःक्रिया विश्लेषण प्रविधि के द्वारा। इस विधि में कक्षा व्यवहार को 10 भागों में बांटा है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस विधि में कक्षा व्यवहार को, कक्षा के व्यवहार को, कक्षा में होने वाले व्यवहार को 10 भागों में बांटा गया है तथा शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार को 3 भागों में बांटा है। कक्षा व्यवहार को 10 भागों में बांटा है फ्लेंडर ने अंतःक्रिया विश्लेषण के माध्यम से, और शाब्दिक व्यवहार को 3 भागों में, जिसमें सबसे पहले है शिक्षण कथन, छात्र कथन और मौन। मौन का मतलब जब ना छात्र का कथन चलता है और ना ही शिक्षक का कथन होता है। जब मौन होता है उसमें चाहे वो बच्चे मौन वाचन करे या और शिक्षक अपना खुद का कोई जांच का काम करे। ठीक है। शिक्षक कथन के अंतर्गत उसके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। प्रत्यक्ष व्यवहार सभी जानते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब जो हमारे आंखों के सामने है, जिसमें है व्याख्यान देना, निर्देश देना, विषय को और अधिक स्पष्ट करना। ठीक है। विषय से संबंधित सारी बातें जिसमें व्याख्यान होता है। अप्रत्यक्ष व्यवहार छात्रों की अनुभूति व विचार को स्वीकार करना। छात्रों की विषय से संबंधित दिए गई उनकी अनुभूति है या कोई विचार है उसको स्वीकार करना शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार के अंदर आता है। और प्रश्न पूछना, बच्चों से प्रश्न पूछना, उनकी प्रशंसा करना और वह उनको प्रोत्साहित करना, ये शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार है। ठीक है। अब हम देखते हैं संप्रेषण यानी संचार के 3 पहलू हैं, यानी 3 रूप हैं उसके। ठीक है। पहला है आंतरिक संचार, आंतरिक संप्रेषण, बाह्य, या तीसरा है अंतःवैयक्तिक। आंतरिक के बारे में पढ़ें, आंतरिक संचार के बारे में, तो यह संगठन या कोई भी संस्था, ठीक है, और उसके कर्मचारियों के बीच होता है। यह ऊपर की तरफ का मतलब अधीनस्थ से अधिकारी की तरफ, नीचे की तरफ ऊपर से, क्योंकि सूचनाएं क्या है, सूचनाएं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आदान प्रदान होती हैं, तो नीचे की तरफ यानी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को, अपने स्टाफ मेंबर्स को, ठीक है, या आर पार ही ऊपर से नीचे और नीचे की से ऊपर दोनों की तरफ होता है। ठीक है। बाह्य में अगर हम देखें तो यह संगठन व जनता के बीच होता है। ये जो संपर्क है, ये जो संचार है, ये जो संप्रेषण है, वो संगठन और जनता के बीच में होता है, इसलिए इसे जनसंचार या जन संबंध के नाम से भी जाना जाता है। अंतःवैयक्तिक तीसरा हम देखें, यह संगठन के कर्मचारियों के बीच ही होता है। ये उनका आपसी संबंध होता है, आपसी संप्रेषण होता है, आपसी संचार होता है। अब हम देखें संचार माध्यम के 3 प्रकार होते हैं कि किस प्रकार हम संचार को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। उसको पहुंचाने के माध्यम जो हैं ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल, है ना। ऑडियो में हम केवल सुन सकते हैं, है ना, सूचना को केवल हम सुन सकते हैं, जिसमें सम्मेलन और साक्षात्कार आदि आते हैं। विजुअल जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सर्कुलर रिपोर्ट, चित्रात्मक फॉर्म आदि होते हैं। ऑडियो विजुअल जिसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जो टेलीविज़न की तरह, जिसमें टेलीविज़न में क्या है, हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ध्वनिगत चित्र होते हैं, ध्वनि यानी साउंड, चित्र यानी जो चलचित्र होते हैं, वो सारी दोनों चीज़ें उसके अंदर शामिल होती है। अब हम देखते हैं संचार की जो प्रक्रिया होती है उसमें वो किस प्रकार होती है और कौन कौन उसमें शामिल होते हैं। कि संचार प्रक्रिया में क्लॉड व वीवर ये नाम के विचारक हैं, उन्होंने 8 संगठकों को शामिल किया है, यानी इनकी प्रोसेस में 8 घटक, 8 चरों को शामिल किया है। सबसे पहला है स्रोत। स्रोत का मतलब सोर्स, सभी जानते हैं, जहाँ से हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं। चीज़ें का मतलब विचार या सूचना। यह संचार को प्रारंभ करता है कि संचार की जो प्रक्रिया है वो स्रोत से शुरू होती है। विचार व सूचना अन्य व्यक्ति को भेजी जाती है। स्रोत से ही जो विचार है और जो सूचना है वो अन्य व्यक्ति को भेजी जाती है। एनकोडिंग, प्राप्त सूचना या विचार को कोड, प्रतीक या अभिव्यक्ति में परिवर्तित करना। जो भी सूचना प्राप्त हमें मिली है उस सूचना को निश्चित किए गए कोड में, प्रतीक में या फिर ऐसे कारक में परिवर्तित करना जिससे उसको अभिव्यक्त किया जा सके। ठीक है। तीसरा होता है संदेश। स्रोत या एनकोडिंग से जो तैयार उत्पाद है, जो न्यूज़ है, जो समाचार है, जो संदेश है, उसे हम संदेश कहते हैं। जो हमारा मैटर बनकर तैयार हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, संदेश कहते हैं। अब मार्ग का मतलब होता है तैयार उत्पाद को जिस माध्यम के जरिए भेजा जाता है, जो भी माध्यम यूज़ किया जाता है उसे हम मार्ग कहते हैं। मार्ग का मतलब वैसे भी जैसे रास्ता होता है उसी प्रकार
डिकोडिंग का मतलब होता है कि इसमें संदेश को ऐसे रूप में बदला जाता है जिसे प्राप्तकर्ता समझ सके। अब डिकोडिंग का मतलब मैं बताती हूँ आपको, जैसे हमने कोई न्यूज़, हमारे पास कोई मैटर तैयार किया, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल होते हैं और बहुत सारी भाषाओं में भी होते हैं। तो डिकोडिंग इसी को कहते हैं कि जिस प्रकार न्यूज़ तो एक है, समाचार तो एक है, उत्पाद तो एक है हमारे पास, ठीक है, मार्ग भी हमने तैयार कर लिया, लेकिन उसकी डिकोडिंग की जाए कि किस भाषा में, किस रूप में उसको भेजा जाए, ठीक है, जो विभिन्न जो भाषी लोग हैं वो भी समझ सकें, इवन उसको जो मूक बधिर लोग हैं उनके लिए भी वो समाचार अवेलेबल हो, उसको हम डिकोडिंग कहते हैं, यानी ऐसे रूप में बदलना जिसे प्राप्तकर्ता समझ सके। प्राप्तकर्ता कौन? संदेश प्राप्त करने वाला, सभी को मालूम है। संप्रेषक जो होता है, संप्रेषित जो होता है। फीडबैक, प्राप्तकर्ता द्वारा दिया गया जवाब जिससे ये सुनिश्चित हो कि संदेश उस तक पहुंच गया है। कि जो फीडबैक होता है, प्रतिपुष्टि होती है, सामने वाले को हमने अपनी बात कही और उसका जो जवाब आया, उसकी जो प्रतिक्रिया हुई, उसे ही फीडबैक कहा जाता है। शोर संचार के प्रत्येक अंग में शामिल है जो इस प्रक्रिया को सफल व सुनिश्चित करते हैं। ऐसे छोटे छोटे कारक, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने में अपना योगदान देती है, चाहे वो कोई भी हो, उसे हम शोर के नाम से जानते हैं। अब हम एक बार संचार की बाधाओं की तरफ भी देख लेते हैं कि संचार में, उपयुक्त संचार में, यही संचार की सफलता में कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो यही है भाषा की कठिनाइयाँ। बहुभाषी होने के कारण भाषा की सबसे पहली समस्या आती है स्तर व स्थिति की बाधा, कि संचार किन किन लोगों के मध्य किया जा रहा है। मानसिक स्थिति की बाधा, कि संचार को जिस रूप में संप्रेषित किया जा रहा है वो उस रूप में ग्रहण किया भी जा रहा है या नहीं। सभी अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार ही उस संदेश को ग्रहण करते हैं। भौगोलिक दूरी की कठिनाइयाँ, भौगोलिक दूरी का यानी सबों का दूर दूर स्थित होना, ये भी एक प्रकार की कठिनाई है। संगठन के रूप संबंधी कठिनाइयाँ, कि संगठन का रूप किस प्रकार है और संप्रेषण का माध्यम किस प्रकार है, इस तरह की चीज़ें भी हमारे सामने आती है। एक लिखा मैंने तात्कालिक परिस्थिति की कठिनाइयाँ। तात्कालिक होती है समय से संबंधित, जैसा समय है वैसा, जैसा आज हम देखें कि आज का जो समय है इस वक्त क्या है, पूरा जो सिस्टम है, एजुकेशन जो सिस्टम है, पूरा जो संप्रेषण तकनीकी है वो ऑनलाइन ही डिपेंड है ना, नेट पर डिपेंड है। तो सबसे बड़ी समस्या किसकी आती है आजकल? इंटरनेट की। तो ये देखा जाए तो केवल तकनीकी से संबंधित जो समस्या है वो भी संप्रेषण में बाधा बनती है। अब इन बाधाओं को, ये बाधाएं ना आए, इसके लिए शिक्षक के भी कुछ दायित्व निर्धारित किए गए कि शिक्षक की क्या ड्यूटी है, कि संप्रेषण की सफलता के लिए शिक्षक को आदर्श पाठ योजना बनानी चाहिए, अपने विषय का स्पष्ट ज्ञान रखना चाहिए। इसके अलावा न केवल किताबों के अलावा भी जो हमारी आदर्श शिक्षा प्रणाली है उसके अलावा भी प्रोजेक्टर, टीवी या नवीनतम तकनीकियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि अपने संप्रेषण को वो और अधिक से अधिक प्रभावी बना सके। तो आज के टॉपिक में संप्रेषण के कौशल के टॉपिक में आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने संप्रेषण पढ़ा। संप्रेषण सामान्य अर्थों में तो बातचीत होता है, लेकिन संप्रेषण प्रभावी रूप से वही होता है कि जब संदेश का भाव, तथ्य, उसकी जो भावनाएं होती हैं वो एज इट इज़ सामने वाले तक पहुँचे, प्राप्तकर्ता तक पहुँचे, वही सब जो प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। इसके बाद हमने संप्रेषण के तत्व पढ़े कि कौन कौन उस संप्रेषण में शामिल होता है। तो संप्रेषण में सबसे पहले होता है संप्रेषक, यानी सूचना को भेजने वाला। उसके पास एक संदेश होता है, उसके पास एक सूचना होती है। उस सूचना को किस माध्यम के द्वारा भेजा जाता है, ठीक है, माध्यम तय किया जाता है। उसके बाद उसको प्रतीक या उसकी कूट भाषा उसकी तय की जाती है। फिर उस संदेश को सामने वाला ग्रहण करता है, यानी प्राप्तकर्ता। संदेश को भाषा में परिवर्तित किया जाता है, संदेश को भाषा में बदला जाता है। कूट को, प्रतीकों को, जो कोडिंग होती है उसको भाषा में बदला जाता है। फिर उस भाषा को, परिवर्तित संदेश को प्राप्तकर्ता ग्रहण करता है और उसका अर्थ ग्रहण करता है, उसको पढ़ता है और उसका अर्थ ग्रहण करता है और फिर अपना फीडबैक देता है। फीडबैक का मतलब जो उसकी प्रतिपुष्टि होती है कि संदेश जिस उद्देश्य से भेजा गया था वो उद्देश्य सफल हुआ या नहीं, यानी संदेश कितने अर्थों में समझा गया। उसके बाद संप्रेषण संदर्भ होता है, यानी जो उद्देश्य हमारा निश्चित किया था उसकी सफलता हमने कितनी
निर्धारित की है। इसके अलावा संचार की हमने प्रकृति भी पढ़ी कि संचार क्या है, कला और विज्ञान है, जन्मजात है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, ठीक है। ये क्योंकि इसे निखारा जा सकता है संप्रेषण के कौशल को के गुण को, लेकिन इसे किसी से लिया नहीं जा सकता, ये स्वयं व्यक्ति का जन्मजात होता है। इसके कुछ सिद्धांत है कि संप्रेषण कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, भाषा जो होती है वो सरल और सहज सरल होनी चाहिए, सरल शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में होनी चाहिए। जो संप्रेषण है वो पूर्ण और पर्याप्त होना चाहिए, घुमा फिरा के बात को ना कहकर सीधे सीधे कह देना चाहिए। इसके अलावा हमने जो फ्लेंडर थे उन्होंने अंत्यक्रिया विश्लेषण, शिक्षक, क्योंकि संप्रेषण की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी दो बहुत ज़्यादा प्रमुख घटक हैं, तो जो फ्लेंडर थे उन्होंने अंत्यक्रिया विश्लेषण प्रविधि का निर्माण किया और उस अंत्यक्रिया विश्लेषण जो प्रविधि है, जो विधि है, उसमें क्या किया, कक्षा के व्यवहार का अध्ययन किया और उस कक्षा के व्यवहार में भी उन्होंने शिक्षक के केवल शाब्दिक व्यवहार का अध्ययन किया है और कक्षा के व्यवहार को उन्होंने 10 भागों में बांटा है, जबकि शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला शिक्षक कथन, दूसरा छात्र कथन और तीसरा मौन। फिर से शिक्षक कथन को भी उन्होंने फिर से 2 भागों में बांटा है, प्रत्यक्ष शिक्षक कथन और अप्रत्यक्ष शिक्षक कथन। प्रत्यक्ष शिक्षक कथन में क्या है, प्रत्यक्ष शिक्षक कथन में बात को कहना, यानी अपना जो टॉपिक है, अपना जो विषय है, अपनी जो सूचनाएं हैं उसमें व्याख्यान देना या निर्देश देना आदि आ जाते हैं। और जो अप्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार है उसके अंतर्गत बच्चों के द्वारा बताए गए प्रश्नों को बच्चों से प्रश्न पूछना या उनके द्वारा बताए गए विचार अनुभूति को स्वीकार करना या उनकी प्रशंसा करना, अपने प्रशंसा के शब्दों द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करना, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, शिक्षक कथन के, शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार के अंदर आते हैं। इसके अलावा हमने फिर संचार के बारे में, कि संचार भी क्या है, संप्रेषण ही है कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जिस प्रकार का जिस माध्यम का सहारा लिया है वही संचार कहलाता है। इस संचार के भी हमने 3 माध्यम पढ़े, यानी 3 रूप पढ़े। पहला है आंतरिक माध्यम। आंतरिक माध्यम का मतलब होता है कि जो किसी संगठन के अधिकारी और उसके अधीनस्थों के बीच में होता है, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या आर पार भी हो सकता है। इसके अलावा बाह्य जो संचार है, बाह्य संचार होता है संगठन और जनता के बीच में, जैसे जन संबंध या जनसंचार का नाम भी दिया गया है। या फिर तीसरा होता है अंतः व्यक्तिक, यानी ये किसी संगठन या संस्था के अधीनस्थों या फिर उसके जो सहकर्मी होते हैं या उनके कर्मचारियों के बीच ही स्थित होता है। इसके बाद यदि हम देखें तो हमने संचार के माध्यम पढ़े। संचार को की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया भी हमने पढ़ी कि संचार की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होता है। तो वही जिस प्रकार हमारे संप्रेषण में शामिल होता है, सबसे पहले स्रोत होता है जहाँ से हमें सूचना प्राप्त होती है। उसके बाद में कौन होता है, संप्रेषक होता है, जहाँ से उस सूचना को क्या किया जाता है, एनकोडिंग किया जाता है, जहाँ से उस सूचना को कूट के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। और फिर उस एनकोडिंग और शोध से प्राप्त जो संदेश होता है, जो उत्पाद होता है, फिर वो हमें प्राप्त होता है। उसके बाद मार्ग निर्धारित किया जाता है। मार्ग का मतलब होता है माध्यम, है ना, माध्यम की किस माध्यम से इस संदेश को प्रेषित किया जाए। माध्यम के बाद में हमने क्या किया, डिकोडिंग किया। ये वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश को आगे प्रेषित किया जाता है, जिसमें ताकि जो प्राप्त करता है वो उसको समझ सके ना, उसको उस भाषा में कन्वर्ट करना या फिर उस माध्यम में कन्वर्ट करना जिससे प्राप्तकर्ता उसे समझ सके। प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त करने वाला ही प्राप्तकर्ता कहलाता है। उसके बाद जो प्राप्तकर्ता होता है वो अपना फीडबैक देता है कि संदेश किस सीमा तक सफल हुआ है। और उसके बाद जो शोर होता है, शोर वह कारक होते हैं जो प्रत्येक घटक में या प्रत्येक स्टेप में या हर चरण में अपनी भूमिका निभाते हैं। किस लिए, ताकि उस संचार को प्रभावी बनाया जा सके और सफल बनाया जा सके। यहाँ पर हम संचार के माध्यमों के बारे में भी बात करेंगे कि संचार के माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। ऑडियो में हम सम्मेलन और साक्षात्कार को शामिल करेंगे जहाँ केवल हम सुन सकते हैं। विजुअल में हम क्या करते हैं कि जो चित्रात्मक फॉर्म होते हैं या फिर सर्कुलर होते हैं, रिपोर्ट्स होती है, उन्हें हम शामिल करते हैं। और जो ऑडियो विजुअल होते हैं जिसमें टेलीविज़न माना जाता है, जिसमें ध्वनिगत चित्र होता है, ध्वनि और चित्र दोनों ही होता है। इसके अलावा हमने संचार की बाधा और संचार की बाधा के बाद हमने शिक्षक का दायित्व भी यहाँ देखा है। तो शिक्षक वही सफल शिक्षक कहलाता है जो इन संप्रेषण के कौशल से युक्त होता है। अब हम अपना नया टॉपिक देखते हैं, व्यावसायिक अभिवृत्ति। व्यावसायिक अभिवृत्ति से मतलब है व्यवसाय से जुड़ी हुई जो आदतें हैं, जो कार्य है, जो व्यवहार है हमारा, कि हम व्यवसाय तो अपना लेते हैं और उस व्यवसाय से जुड़ते हुए हमारा जो व्यवहार होता है
या उस व्यवसाय के प्रति हम कितने कर्तव्यबद्ध होते हैं, उसे कहते हैं व्यावसायिक अभिवृत्ति। देखें कि व्यवसाय की शिक्षा प्राय माध्यमिक कक्षा के बाद ही प्रारंभ हो जाती। सभी को पता है कि हम 10th के बाद ही अपनी रुचि के अनुसार या अपने जो हमें करियर चुनना होता है तो हम अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो इसलिए 10वीं के बाद ही ये व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। शिक्षण का व्यवसाय उन्हीं के लिए है जो इस कार्य में रुचि रखते हैं। अगर हम शिक्षण व्यवसाय की बात करें, एक शिक्षक की बात करें, शिक्षक बनने की बात करें, तो ये कार्य उन्हीं के लिए होता है जो इस कार्य में रुचि रखते हैं। ठीक है। छात्र को सभ्य नागरिक बनाने में शिक्षक की अभिरुचि यानी शिक्षक का जो वही रुचि जो उसे इस व्यवसाय को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, और उसकी अभिवृत्ति यानी उस व्यवसाय के प्रति उसकी बद्धता कितनी है, कर्तव्यबद्ध वो कितना है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। शिक्षण व्यवसाय के लिए शिक्षक की सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। हमेशा उसकी जो सोचने का नज़रिया है, दृष्टिकोण है, वो सकारात्मक होना चाहिए यानी अच्छा होना चाहिए। व्यवसाय में आत्मसंतुष्टि के साथ उसे छात्र, विद्यालय व समाज के हित में भी कार्य करना चाहिए। व्यवसाय चुनने के बाद सभी को पता है, सभी आत्मसंतुष्टि फील करना चाहते हैं, लेकिन इस आत्मसंतुष्टि के साथ साथ भी उसे अपने अलावा भी छात्र, विद्यालय और समाज के हित में भी सोचना चाहिए। अपने हित के से ऊपर उठकर छात्र, विद्यालय व समाज के हित को ध्यान में रखने वाला शिक्षक ही अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर पाता है। यानी स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ के बारे में जो सोचता है वही श्रेष्ठ शिक्षक होता है, और वही सही अर्थों में अपनी जिम्मेदारियों को, अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर पाता है। शिक्षण व्यवसाय एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिससे देश के भावी यानी भविष्य में आने वाले नागरिक तैयार होते हैं। इसलिए शिक्षण व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें शिक्षक को हमेशा एक श्रेष्ठ या आदर्श शिक्षक के रूप में रहना चाहिए, या अपनी एक आदर्श शिक्षक की छवि बनानी चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगला जो टॉपिक है, अगली जो चीज़ें हैं हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए गुड डे।